सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। सभी भाइयों को आज मैं नई वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ। आपका पिजन परफेक्ट पिजन ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। वीडियो पूरी देखना, पूरी समझना। साल्मोलाइसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना आपने। यदि कुछ सीखना है तो आप सीधे ट्रीटमेंट पर नहीं जाइए। तक आप डायग्नोज करना नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें आपके 70 to 80% बर्ड्स जो है ना इन्फेक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं साल्मोलाइसिस। साल्मोलाइसिस और पैराटाइफाइड, ये दोनों अलग अलग डिजीज़ है, अलग अलग बैक्टीरिया है। मैं ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, क्योंकि इन बातों को कोई समझदारी समझता है, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए मैं सीधे सीधे बातों पे आऊँगा, ठीक है ना। आप समझ ही गए हैं कि साल्मोलाइसिस होता क्या है। टाइप साल्मोलाइसिस और इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है, साल्मोलाइसिस में कबूतर पानी ज़्यादा पीता है और इसमें गाउट हो जाती है, गांठें हो जाती है। और टाइफाइड में जो है पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा आती है, इसके अंदर टाइफाइड फीवर, ये हाई फीवर होता है, बहुत तेज बुखार। यही कारण कबूतर जो है ना डिहाइड्रेट भी होता है, ग्रीन डायरिया भी करेगा। मैं इसको दो पार्ट में ऐसे बांटता हूँ, जैसे कि आप ये मानिए कि एक पित्त का ज्वार बुखार होता है, पित्त वाला, जिसके अंदर वोमिटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर एसिड आता है बाहर, हरी उल्टी आती है, ठीक है ना। दूसरा होगा कफ ज्वर, उसके अंदर कफ ज़्यादा होती है, घुटनों में, हाथों में, पैरों में समझे कि दर्द होता है। एक कफ जो है ना, कफ और थोड़ा सा इसमें ना ग्रीनिश एरिया आता है इसमें टाइफाइड के अंदर। बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है कि आप समझ नहीं पाएंगे, दिमाग आपका पूरा पजल हो जाएगा, करूं तो मैं क्या करूं। एक ने ट्रीटमेंट बताया, वो मैंने 2 दिन किया, फिर तीसरा कोई आ गया, उसने बताया, उसका 2 दिन किया। आपने किसी का भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया। आप दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन अपने कबूतरों को मरवाते जाएंगे और मरते जाएंगे, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो आज मैं इसी विषय के ऊपर बात करूंगा, और इसी विषय के ऊपर मैं पूरी डिटेल में, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। इसके पार्ट भी 2 बनेंगे आगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बताऊंगा। तो आज मैं सेल्मोलाइसिस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये होता कैसे है, इसके क्या रीजंस होते हैं, क्यों आ जाता है ये हमारे यहाँ ना। एक तो इन्फेक्टेड बर्ड जो आप ले आते हैं कहीं से, ले आए आपने देखा, तो वो वहाँ पे तो अच्छा भला जो है ना वो घूम रहा था, फिर रहा था। मैं तो खरीद के लेके आया हूँ, उसमें तो कोई बीमारी थी नहीं। तो होता क्या है कि साल्मोलाइसिस बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर ही होता है, वो बाहर को दिखता है, अंदर ही होता है वो। और जब वो दूसरी जगह आता है तो स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ जब पहली पहली बार गए हैं तो थोड़ा हमारे में शर्म होती है, खाने में भी शर्म होती है, हम मांग के भी नहीं खाते, जो दे दिया सो दे दिया। चाय की पूछ ली तो ठीक, नहीं तो नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बर्ड्स बड़ा सेंसिटिव होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जब वो आता है ना तो उसका परिवार छूट जाता है। जब दूसरी जगह आता है तो वो उसको नया परिवार दिखाई देता है, वो देखता है सब अनजान है। तो वो स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आते ही जो साल्मोलाइसिस बैक्टीरिया है ना वो इम्प्रूव कर जाता है और वो कबूतर बीमार हो जाता है। और वो बीमार जब होगा तो यदि आपने समय से नहीं पकड़ी बीमारी, 2 या 3 दिन के अंदर नहीं पकड़ी, तो समझ लो कि आपके पूरे लॉफ्ट के अंदर जाना वो बीमारी फैल जाएगी। पहला रीज़न। दूसरा, बाहर का कोई इन्फेक्टेड कबूतर आपके ऊपर जाल पे आके बैठा, उसने बीट कर दी, कुछ पंख झाड़ गया, बीट कर दी, तो उस बीट से साल्मोलाइसिस बैक्टीरिया जो है ना वो आपके लॉफ्ट में आ सकता है। आपके लॉफ्ट के अंदर या चूहे होंगे, छोटे चूहे होंगे और बड़े चूहे होंगे, दोनों तरह के होंगे, गिलहरियाँ होंगी। ये सब जो है ना इसके कैरियर हैं।
ये अपने ऊपर बैक्टीरिया को लेकर आती है और कबूतर में लाकर छोड़ती है, ये समझ लीजिए आप। इनका कंट्रोल कीजिए, इनको पकड़िए या कोई रेड किलर जो मेडिसिन आती हैं वो आप दीजिए, इनको मार दीजिए। तीसरा, आपके पेटियों के पीछे उधर देखोगे आप, जहाँ पे सीलन होगी ना, वहाँ पर कॉकरोच बहुत ज़्यादा होंगे। कॉकरोच होते हैं तो वो जब हम रात में पानी रख के छोड़ के आते हैं ना, तो अंधेरे में वो सारे जो है ना, क्योंकि वो रात को निकलने वाला एक जीव है, वो पानी के ऊपर आके बैठता है, वो पानी पीता भी है, उसके पर अपने बीटे भी करके जाता है। अर्ली मॉर्निंग जब कबूतर उठते हैं, उनको किसी को प्यास होती है, तो वो आकर के पानी पिएगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रीज़न है। दूसरा, आप ऊपर टंकी रखी होती है पानी की, आप आलस की वजह से नीचे से पानी लेके नहीं जाते और वहीं से टंकी से लिया पानी आपने डाल दिया। उस टंकी में 4 इंच के करीब पानी जो है ना पुराना ही होता है, टोटली पूरा नया नहीं होता। वो जब भरती है तो वो दूसरा पानी जो है ना फिर उसको इन्फेक्टेड कर देता है, तो वो एक रीज़न होता है। आप दाना लेकर के आए हैं, दाना आपने धोया नहीं, कुछ नहीं किया, लाए और ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र है, या वो सीलन में दाना है तो उसके अंदर फंगल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें। दाना बहुत देख करके लाइए, और बिल्कुल ऐसे करते के साथ जो है ना वो हाथ पे बिखर जाना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और कितना भी फ्रेश हो ला करके उसको धोना बहुत ज़रूरी है। यदि धोते नहीं तो आप समझ लो कि एक गलती ये करते हैं। ठीक है ना, ये होता है रीज़न। और ये बहुत सारे मतलब इसके रीज़न हैं फैलने के। अब सिम्टम्स तो आप जानते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होगा कि जो ड्रॉपिंग कर रहे हैं, ग्रीन डायरिया कर रहे हैं, उसको आप ऐसे उंगली से टच करके ना, जब ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उसके अंदर कोई ऑयल है, चिकनी चिकनी। और नाक के पास ले आके देखेंगे तो उसमें एक अलग से स्मेल आएगी, जैसे कि फिश में आती है, मछली में आती है ना। या लोफ्ट के अंदर जब ज़्यादा बीमारी होती है तो उसके अंदर जब आप थोड़ा सा बैठ के देखोगे तो वहाँ पर ना ऐसे जल लगेगा जैसे कि हम मछली के बाजार में बैठे हैं, वहाँ से स्मेल ऐसी तरह की आएगी। तो ये मतलब उसमें बदबूदार होगी वो। और इसमें कबूतर पानी ज़्यादा पिएगा, पानी की तरफ जाएगा, खाना नहीं खाएगा। इसमें एक सिम्टम्स आती है, उल्टी भी करता है इसके अंदर। पैरों में जो पैर के जो जॉइंट होता है ना, ये जॉइंट है, जॉइंट में स्वेलिन आ जाएगी पैरों में, लंगड़ा के चलेगा, बाजू का गिरा लेगा। ये सारे सिम्टम्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल साइन होंगे, टेढ़ा हो जाएगा या मुंडी को बार बार इस तरह से करेगा। ये सारे साइन उसके आपके साल्मोलाइसिस या कह दिए पैराटाइफाइड के हैं। तो ये सिम्टम्स हो गए। पहला इसका जो टर्म आता है कि हम लोफ्ट को सैनिटाइज करें। सबसे पहले सफाई बहुत मांगती है बीमारी, बहुत सफाई मांगती है। एक दिन भी नहीं छोड़ना आपने कि बीटे पुराने छोड़ दियो। सबसे पहला काम होता है इस बीमारी से लड़ने के लिए सैनिटाइज करना। लोफ्ट को पूरे को साफ़ कीजिए। साफ़ के करने के बाद में आपके पास में F10 आता है, विरकॉन आता है, उसका स्प्रे करिए। 109 आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो मतलब लोग जिनके पास हज़ारों कबूतर है, 500-700 कबूतर रखते हैं, उनके लिए हो गया। और कोई अफोर्ड कर सकता है तो थोड़े कबूतर वाला भी इसको ला करके इसका छिड़काव कर सकता है। डेली करना है, डेली सफाई। जितने भी ट्रे हैं, बर्तन हैं, मिट्टी के यदि बर्तन हैं, उनको फेंक दीजिए, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक इतनी बड़ी बीमारी में इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। इन 2 चीज़ों से आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ से किससे कर सकते हैं?
आपके पास में एप्पल विनेगर सीडर होता है, सेब का सिरका जो होता है, आप 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल करके उससे भी आप लॉफ्ट को सैनिटाइज कर सकते हैं। वो पिलाने के काम भी आता है, तो दूसरा काम इसका ये भी होता है कि उसको सैनिटाइज भी करने का काम आता है। एक साइडर आता है सिंथेटिक में, दिखाता हूँ, मेरे पास है टॉप्स कंपनी का, ये लिखो, ये टॉप्स कंपनी का सिंथेटिक साइडर, इसमें उल्टा नज़र आ रहा होगा। सिंथेटिक साइडर होता है, ये कहाँ काम आता है, ये हलवाई वगैरह जो ना चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर उसको डालते हैं। आप ये भी जो ना सैनिटाइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लॉफ्ट के लिए। इसको भी 5 से 10 लीटर पानी के अंदर डाल करके ना और स्प्रे वाली बोतल से आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको पिलाना नहीं है। कभी साइडर एप्पल की जगह पर इसको पिलाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना। और इस बीमारी में साइडर पिलाना ही नहीं है एप्पल, वो प्रिवेंशन के लिए हम रखते हैं उसको कि भाई बीमारी ना आए। अब आ चुकी है तो इसका अभी काम नहीं है। तीसरा हम सैनिटाइज कर सकते हैं, जो साल अभी हमारे कोरोना में यूज़ हो रहा है अल्कोहल 70% जो था ना, वो भी ला करके उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। जब कोरोना के एक बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, वायरस को मार सकता है, तो वो ये भी वायरस मार सकता है। छठा जो मैं अगला जो बता रहा हूँ, एक फिटकरी 200 ग्राम और पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है, जो हम पिंकी बोलते हैं, लाल दवा भी बोलते हैं, वो आपने 10 ग्राम और 10 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर, इससे आँख वगैरह धोते हैं, ये सब केमिस्ट दुकान पे मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल होंगे। आपने फिटकरी वाइट वाली ही लेनी है, और यदि किसी के पास गुलाबी भी है तो वो भी चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको इनका पाउडर करके ये भी जो है 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी के अंदर डाल करके इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और एक आता है, देखता हूँ मेरे पास मिल जाता तो मैं दिखाता हूँ। नहीं नज़र आ रहा है मेरे को ना, एक वो कॉकरोच के लिए आता है मैजिक जेल, ये केमिस्ट दुकान पर मिल जाता है। उसको बोला मैजिक जेल दे दो, तो वो क्या है कि कहीं भी आप कॉकरोच के लिए लगाओगे ना, कहीं भी लगा दो, उसको 1-2 बिंदे लगा दीजिए, जितने भी कॉकरोच होंगे ना वो सारे ख़त्म, एक बार लगाने में ख़त्म, उससे ख़त्म हो जाएंगे। और रेड किलर आप डाल सकते हैं। ये तो हो गया छिड़काव का, ये हमने सैनिटाइज, सबसे पहले सैनिटाइज करना। आप ट्रीटमेंट में मत भागेंगे, ट्रीटमेंट करना शुरू करते। इसमें एक और बात का ध्यान रखना, जितनी भी आपकी ट्रे है, स्केच पेन से जो परमानेंट मार्कर आता है उससे लिख ले कि ये इस लॉफ्ट की ट्रे है, ये इस लॉफ्ट की ट्रे है, ये इस लॉफ्ट की ट्रे है, ये पानी का जो ना बर्तन इसका, ये इसका है। मिट्टी का बर्तन यूज़ नहीं करना, सबके अलग अलग बर्तन होंगे। ये ना हो कि यहाँ से उठा के मैं वहाँ रख दूँ, यहाँ का दाना बच गया तो मैं उधर रख दूँ, कभी भी गलती नहीं करना। ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आपने सोचा कि इस लोफ्ट में बीमारी आई है, कुछ कबूतर मेरे अच्छे हैं, मैं इधर से निकाल कर उधर रख दूँ, मेरे वो बच जाएंगे। गलत, ये बहुत खतरनाक है काम। आपने को पता नहीं है कि बैक्टीरिया उसके अंदर है, उसके ऊपर नहीं है, जो दिख नहीं रहा है। आपने ये गलती करी, ये आपने यहाँ से उठाया वहाँ, वहाँ से उठाया वहाँ करा, तो आपने खुद ही बीमारी को फैला दिया। जैसे कोरोना में कहते हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन कीजिए, जो जहाँ है वहीं रहे, इधर से उधर नहीं करना। आपने जब बर्तन धोते हैं, जब एक लॉफ्ट के बर्तन धोए और सैनिटाइज किया उसको, आप दाना कर रहे हैं, फिर हाथ धोइए। हो सकता है कि उधर कोई बर्तन में बैक्टीरिया हो, हाथ साबुन से धोइए, फिर सेकंड को करिए, फिर हाथ धोइए, फिर थर्ड को कीजिए, फोर्थ को कीजिए। इसी तरीके से हाथ धोने हैं, अंदर नहीं घुसना है। लॉफ्ट के अंदर घुस करके कोई काम कर रहे हो तो आप पैरों में ना आप पॉलीथीन डालिए, पॉलीथीन कई सारे ला के रखिए पहले से ही किलो भर, क्योंकि 1 महीना लगेगा इस काम में। जो बीमारी जब आती है ना, तो ये
पैरों में, क्योंकि बैक्टीरिया पैरों में लग के जाएगा दूसरे में। तो पॉलीथीन पहनी, आपने अंदर गए, लॉफ्ट को साफ़ किया, सैनिटाइज किया, बर्तन सैनिटाइज किए, सारे साफ़ किए, ठीक है ना। उस पॉलीथीन को आप उल्टा करके कूड़ेदान में फेंकिए। अब सेकंड में जा रहे हैं तो सेकंड में पन्नी पहनिए, हाथ में भी ग्लव्स पहनिए, अंदर जाइए। तो इस बीमारी से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी गलती इतना बड़ा काम फैला देती है कि आप सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। ये मैंने आपको सैनिटाइज करने का तरीका बताया, और क्या क्या हम गलती कर रहे हैं। पैर इधर से उधर ले गए, गिलहरियाँ इधर से उधर जा रहे हैं, चूहे इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से आप ट्रीटमेंट पूछे जा रहे हो, ट्रीटमेंट करे जा रहा, आप कह रहे हैं आराम नहीं आ रहा। आराम कैसे आएगा? आराम नहीं आएगा, क्योंकि अब गलती पे गलती करे ही जा रहे हो। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, इसमें ट्रीटमेंट एक नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है, सबसे पहले मैं उसी की बात करूंगा, जिससे कि मैंने और मेरे साथियों ने मिल करके लगभग 7 से 8 लाख कबूतर आज तक बचाए होंगे इस व्हाट्सएप की दुनिया में। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने इतनी सेवा आप लोगों की की है, और हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं उसके लिए बाद में बात करूंगा, और कौन कौन से लोग हैं वो हमारे साथ में, मेरे भाई है सब, और हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। कोई हमें किसी का लालच नहीं है किसी बात का। ट्रीटमेंट, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैंने आज तक किया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टैबलेट, एक पैरासीटामोल, एक रेंटाडाइन, इसकी ये एसिडिटी के लिए काम आती है। रेंटाडाइन इसका सॉल्ट है, एक 150 mg की। और प्रोबायोटिक के तौर पर बिफिलेक डाल सकते हैं आप, डरलेक डाल सकते हैं, एक शशे जो है ना उसका वो डालिए। ORS इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर बॉडी के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, कबूतर खत्म। इलेक्ट्रोलाइट डालिए आप इसके अंदर 1 चम्मच, 1 टीस्पून डालिए, घोलिए इसको अच्छी तरह से। घोल कर रखना नहीं है, इमिडिएटली आप दाना करेंगे, और दाने के बाद में आपने ये पानी, मिट्टी का बर्तन यूज़ नहीं करना। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, आपने कोई प्लास्टिक का या स्टील का कोई बर्तन होगा, आपने वो यूज़ करना है। उसमें आपने दवाई डाली, और ये निगाह रखनी है कि सब पी रहे हैं पानी, नहीं पी रहे हैं। जो नहीं पी रहा है, आप उस पर नज़र रखिए, उसने पानी नहीं पिया, वो पानी पर नहीं आया, क्योंकि स्मेल होती है पानी के अंदर दवाइयों की, तो कबूतर पानी कम पीता है उसके अंदर। आपने क्या करना, पकड़ करके उसको 10 ml पानी उस कबूतर को दे देना है। इस बीमारी में क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, इसके अंदर पूरी बॉडी का पानी शरीर से निकल जाता है, निकलने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, सोडियम वगैरह सब कुछ निकल जाता है, तो ये हिलने में, ये टेढ़े में आता है, ठीक है ना। तो आपने हमें डिहाइड्रेशन से निकालने के लिए हम, कि मैं अपने जो मेरी सोच है, मैं क्या करता हूँ कि वो जो दाना होता है ना, सर्दियों चाहे गर्मी, आप दिमाग से ये निकाल दीजिए, ये ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया। जिसका जैसा नेचर रहता है उसका वैसे ही रहता है, लेकिन पौष्टिकता बढ़ जाती है उसका। भिगोने से, जैसे बादाम भिगो रहे हैं, तो बादाम का नेचर मैं नहीं मानता चेंज होता, लेकिन वो पौष्टिकता उसकी बढ़ जाती है भिगोने से। ऐसे दाने की पौष्टिकता बढ़ जाती है, नरम हो जाता है, पचने में आसान हो जाता है वो। लोग बाग गलती क्या करते हैं, ये खा नहीं रहा, चने दे दो 10। अरे भाई, तुम्हें इतने सारे लूज मोशन लगे हुए हैं, और क्या डॉक्टर ये कहता है कि आप चने खाइए? आपको कहता है कि हल्के फुल्का खाइए, खिचड़ी खाइए। तो यहाँ हम जो दाना जो है ना, वो 12 से 14 घंटे का भीगा होना चाहिए बिल्कुल। जब इसको पकड़ के देखो, नाखून से दबा के देखो, तो वो बिल्कुल पिलपिला होना चाहिए कि भाई इसका अंदर पानी है। पानी भी जाएगा, पानी कम पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दाने ने पानी पिया हुआ, डिहाइड्रेशन से वो निकलेगा, पानी की कमी नहीं होगी। पानी की कमी होगी, ख़त्म हो जाएगा, आप बचा नहीं पाओगे। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, आपने इसको 10 दिन लगातार एक बार देना है। यदि आपको लगता है कि मेरे पास में मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, कि भाई रोया ने एक आधा मेरे से मर रहा है, तो उसको 2 बार भी मैं दे देता हूँ उसको।
इसी कॉम्बिनेशन को सुबह शाम दे सकते हैं उसको। और जो सीरियस कंडीशन में चल रहा है तो उस कबूतर को मैं अलहदा ले करके आता हूँ उसको। मेरा ये जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रूम मेरा ट्रीटमेंट का रूम है, कबूतर मेरे ऊपर है। ये एक मेरा स्टोर रूम है जहाँ पे सब सामान रखा है। तो यहाँ मैं ला करके उसको, जो आप देख रहे हो, ये अलमारी जो दिख रही है पीले से रंग की, ये वाली, इसमें खाने हैं 3, इसमें ला करके मैं उसको रख लेता हूँ। और यहाँ पर 10-10 ml, जब भी पानी हजम कर जाए तो 10 ml पानी, जब भी पानी हजम 10 ml पानी, यही दवाई का पानी दिन में 4-5 बार देता हूँ। तो वो 2 दिन के अंदर फिर वो पकड़ में आ जाएगा, उसकी जो ना बीमारी पकड़ में आ जाएगी। एक ये है, ठीक है ना, सबसे पहला, इससे मैंने कामयाबी हासिल करी। दूसरी टैबलेट फिर हम लेकर के आए हैं आपके बीच में, सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, ये बायोट्रिम के नाम से आती है, ठीक है। मैं इस सॉल्ट का नाम बता रहा हूँ। ये बाउल्स आते हैं गाय भैंस को देने के लिए। एक बाउल्स हम 3 लीटर पानी के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको। उसके अंदर भी यही अपने डरलेक ORS और 500 mg की 2 टैबलेट डालेंगे इसके साथ में। ये ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं, इससे बहुत कबूतर बच्चे हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा है ये भी। थर्ड ट्रीटमेंट, एनराफ्लॉक्सासिन 10%। एनराफ्लॉक्सासिन 10% आप लेंगे 2 ml, ब्रूटोन 2 ml, वाइब्रेल 2 ml, ठीक है। इसमें डरलेक और ORS इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। डरलेक 1 सैशे, 1 टीस्पून जो ना आप ORS इलेक्ट्रोल जो ना वो इसके अंदर ला के दीजिए। लेकिन ये एक बार ही देना है, और इसकी जो लेंथ है ना वो 15 दिन की है। आपने 15 दिन में तक देना ही देना है, बीच में नहीं छोड़ना। यदि कबूतर 2 दिन में भी ठीक हो रहे हैं तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा तो ठीक हो गया, अब मैं क्या करना है। ये बहुत बड़ी गलती है। मेडिसिन की जो लेंथ है ना, देखो वो जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन बताया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप लेने जाएंगे टैबलेट तो वो 10 की टैबलेट के स्ट्रिप आती है। तो वो स्ट्रिप आपको बता रही है कि मुझे 10 दिन दे। एक पॉइंट नोट करने की बात है, फ्लूकाना जो लेने जाएंगे तो आपको 1 टैबलेट मिलेगी, इसका मतलब 1 लेनी है वो। उसका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा डॉक्टर बताएगा, ठीक है ना। अजिथ्रोमाइसिन है 3 आती है एक में, वो 3 दिन का कोर्स होता है। तो वो कोर्स के अनुसार ही जो है ना वो टैबलेट कंपनियाँ पैक करती है उसको। तो वो आपने छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो उसका आगे बताऊंगा उसका क्या रीज़न रहे हैं, ये गांठों की बीमारी क्यों आई आपके यहाँ पर। इसके ऊपर जो अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा गांठों की बीमारी के ऊपर बनाऊंगा, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, कैसे आती है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। आपने एंड्रोफ्लॉक्सासिन से कर लिया है। एक और टैबलेट जो गाय भैंसों के लिए आती है, बहुत इफ़ेक्टिव टैबलेट है, जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम। उसका सॉल्ट मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्ट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती कि मैं औरों की तरह से लाऊं, देखो जी ये टैबलेट है, इसको ऐसे खोलो, इसको ऐसे पाउडर करो। ये सब बचकाना बातें होती है, ये कोई बातें नहीं होती। जो समझदार और पढ़ा लिखा इंसान होता है वो इस तरीके की वीडियोस को मैं लाइक नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वो टैबलेट है MFL, मेट्रोनिडाजोल, फ्यूराजोलडोन एंड लेप्रोमाइड। इसके अंदर 3 सॉल्ट होते हैं। इसके अंदर साल्मोनेलासिस बैक्टीरिया के लिए सबसे इफेक्टिव मुझे जो लगी है वो ये लगी है, विद इन 2 दिन के अंदर बीमारी को पकड़ लेती है ये एक बाउल सा आएगा बड़ा, देखता हूँ मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ। यस, ये इतनी बड़ी आती है, ये गाय भैंस के लिए आती है, इतनी बड़ी आती है। इसका मैंने आपको सॉल्ट बता दिया, मेट्रोनिडाजोल, फ्यूराजोलडोन एंड लेप्रोमाइड इसका सॉल्ट है। आपने ये एक टैबलेट 4 लीटर पानी के अंदर 1 टैबलेट लगेगी। तो 4 लीटर का मतलब ये होगा कि आपके पास में लगभग 500 कबूतर हैं।
400-500 कबूतर हैं और कबूतर यदि कम है तो जो है ना, इसको आधी टैबलेट को आप 2 लीटर पानी के अंदर यूज करेंगे। ये लगभग 70 से 80 कबूतर या 100 के लगभग कबूतर पानी पी लेते हैं, 2 लीटर पानी। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका ये है कि आपको आधी टैबलेट लें, 2 लीटर पानी के अंदर डालें उसको। इसमें भी वही ORS और डरलेक इसलिए डालते हैं, ORS और डरलेक, क्योंकि इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। गीला दाना जरूर खिलाना है, जब तक बीमारी रहती है आपको भीगा हुआ दाना, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी हो। यही मौसम में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो पलटता मौसम है, साल्मोनेलासिस बैक्टीरिया और रानीखेत, जिसको न्यू कैसल डिजीज़ के नाम से भी आप जानते हैं और पैरामॉक्सी के नाम से भी जानते हैं, यही मौसम है। तो ये मत सोचना कि ये टेढ़े की बीमारी आ रही तो पैरामॉक्सी है, जिसके ड्रॉपिंग में फ़र्क होता है, इसके बैक्टीरिया में फ़र्क होता है। ये सब अलग अलग बीमारी है। किसी वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। और ये कहता है कि मेरे यहाँ पैरामॉक्सी वायरस आया था तो मैंने ये ट्रीटमेंट किया। वो ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। साल्मोनेलासिस बैक्टीरिया का जो पीरियड है ना, वो अपना पीरियड पूरा करके ना, वो तभी अपने आप चला जाएगा। आप सोचेंगे उसने टैबलेट बताई थी और मेरे कबूतर तो ठीक हो गया भाई। वो टैबलेट से नहीं हुए, वो वायरस का पीरियड होता है, पीरियड अपना पूरा करके चला जाएगा। वो जितने भी वायरस हैं, जिसके पीछे वायरस लिखा है, वो सारे वायरस इसलिए कहे गए हैं कि उनका ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन है। पहले से आपको वैक्सीनेशन करके रखनी पड़ेगी, यदि आ गया तो समझ लो तबाही है, ख़त्म। तो मैंने ये आपको 3-4 जो ने मैंने इसके ट्रीटमेंट बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसके अंदर। जो बहुत समझदार इंसान होगा वो इसका ट्रीटमेंट कर पाएगा, अदरवाइज फेल, सारी दवाइयाँ फेल है। सिम्टम्स पहले पहचानना, जो सिम्टम्स मैंने बताई हैं वो सिम्टम्स आपके पास है तो ये सारे काम उसके साथ में करने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें आज के लिए बहुत है। मैंने इसके ऊपर तो मैं और 2 घंटे ही बोल लूँ तो बहुत कम है इसके लिए। इतनी बड़ी बीमारी है ये, कौन सा बैक्टीरिया है, ये वंशानुगत भी होता है। जब एक बर्ड्स के अंदर ये बीमारी होती है तो उसके आगे जा कर के वो अंडे रखता है, अंडे रखेगा, अंडे में से बच्चा निकलेगा, बच्चा निकलते ही मर जाएगा। ये साल्मोनेलासिस और सर्कोवायरस 2 वायरस ऐसे होते हैं जो कि अंडे में से बच्चा निकलने के बाद मरता है। और भी होता है, एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कभी बात उसके लिए भी बताऊंगा। अंडे खाली भी रख सकते हैं ये कबूतर, ये अंडे खाली भी रख सकते हैं। नर होगा तो उसके अंदर जो ना शुक्राणु कम हो जाएंगे और वो अंडे खाली रखा सकता है। तो ये यदि मान लो अंडे से बच्चा निकल भी गया, पल भी गया, तो आगे जाकर वो टेढ़ा भी हो सकता है, हो जाता है। ये बीमारी ऐसे आगे चलती रहेगी। कहाँ हमने गलती करी? डेली सफाई ना करना, साफ पानी ना देना, धो करके दाना ना देना, चूहों का आवागमन चालू रहना, कॉकरोच मेरे खुड्डे में रहेंगे, मच्छर भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और ये इतना बड़ा, सब लोग कहते हैं ना देहात में रायता फैल जाता है कि आप ज़िंदगी में उभर नहीं, कबूतरबाजी में उभर नहीं सकते। 1 साल में भी नहीं, 2 साल में भी नहीं, क्योंकि आपके पास वही कबूतर है, इन्फेक्टेड कबूतर है, उनसे आप ब्रीडिंग करा रहे हैं। वो फिर आगे बच्चे इनको टेढ़े हो रहे, कोई बच गया कोई रह गया, ठीक है ना, वो आगे आगे उड़ाएंगे तो वो जैसे मौसम चेंज हुआ तो फिर वो इन्फेक्शन में आ गए। तो ये ऐसे करके आपके पास कई साल रहेगी। तो मैं एक आपको मंत्र में देता हूँ, देखो कि एक टिप्स है मेरी कि मैं डेली, मेरी जो एज है 58 में मैं लग रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी आलस में नहीं हूँ। मैं जब भी अपने लॉफ्ट में जाता हूँ, एक मेरे पास पॉलीथीन होती है, देखिए मैं अभी ले आया हूँ, मेरे कोई जानना है मेरा, ये पॉलीथीन है। सबसे पहले मेरे काम में जा कर के एक एक लॉफ्ट के कबूतर को बाहर निकालूंगा,
सफाई करूँगा, बर्तन निकालूँगा, ऊपर ही सर्फ पाउडर मेरे पर रखा है, धोऊँगा उनको, धो करके टंकी का कोई पानी मैं नहीं पिलाता हूँ। मेरे पास में देखिए ये कैन मैं दिखाता हूँ नीचे करके, ये कैन देखिए भर कर रखी है मैंने, ये कैन में लेके जाता हूँ। कोई टंकी से पानी, ऊपर टंकी लगी हुई है ऑलरेडी मेरे पास में, लेकिन मैं टंकी का पानी नहीं पिलाता बिल्कुल भी। तो ये सब बातें आप फॉलो कीजिए यदि आपको कुछ सीखना है और करना है ज़िंदगी में। हमने अपनी उम्र निकाल दी है, 45 ईयर्स मेरे को कबूतरबाजी के अंदर हो गया, और ट्रीटमेंट करते हुए लगभग 30 साल से भी ऊपर मेरे को हो गया। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से जो है ना समझी है और आपको समझाने की कोशिश करी है, ग्रुप के अंदर भी की है, कोई चीज़ मैंने छुपाई नहीं है। सेकंड वीडियो में मैं जो बताऊंगा, जो कबूतर टेढ़े हुए हैं उसमें हम क्या से ट्रीटमेंट करेंगे, उनका टेढ़ापन कैसे ठीक करेंगे। यदि इसी के चलते हुए आपका कबूतर यदि हिलने वाले लकवे में आता है, वाइब्रेट कर रहा है गर्दन को, आपको सेफेट्रेक्सिम टेक्जिम के नाम से आता है, 500 mg का टेबलेट वो आएगा, इंजेक्शन आएगा, आपने वो लेकर के आना है। 0.2 उसमें से लगाना है, और साथ में डेक्सामेथासोन 0.1 दोनों को मिक्स करके आपने इसको छाती पे इंजेक्ट करना। अगली वीडियो में शायद मैं कबूतर पकड़ करके और वो जगह भी बताऊँ कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कितना एंगल उसका होना चाहिए, इंजेक्शन का सबकट लगाना है या मस्कुलर लगाना है, सब मैं उसके बारे में बताऊँगा कि मस्कुलर क्या होता है, सबकट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए मुझे याद दीजिए, बहुत कुछ मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। एक से एक चीज़ मैं ऐसी लेकर के आऊँगा जो आज तक आपने शायद यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं देखी होगी। जो गांठ वाली जो प्रॉब्लम है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करूँगा उस अगली नेक्स्ट वीडियो में। टाइम जैसे मिलेगा नेक्स्ट वीक में उसको बनाऊँगा, 26 जनवरी के बाद में, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जितनी भी वीडियोस हैं मेरी, आप अदर ग्रुप के अंदर यदि बात चलती है तो उसके अंदर आप मेरी वीडियोस सेंड कीजिए, लिंक सेंड कीजिए। जितनी मेरी नॉलेज है उसके लिए मैंने आज बात की है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। जब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। मैं आपका अशोक शर्मा दिल्ली से। सभी को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल।